अच्छा भाई, ये हमारे पास जून 2015 का पेपर है। हमारा वाला वेरिएंट है, वेरिएंट 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा इसको देखते हैं। इसकी पहले केस स्टडी को देखिएगा। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिवर्स इन लैटिन अमेरिका। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओवर द पास्ट डेकेड ब्राजील बूम एंड व्यू रिच बाय सेलिंग रॉ मटेरियल टू चाइना। ब्राजील ने बूम किया है और बहुत ज्यादा उसने एक्सेल किया, पैसा कमाया, जीडीपी वगैरह अपना इम्प्रूव किया। किस रीजन की वजह से? कि ये रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था। ठीक है। अब जब ये रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक चीज को देखो, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C+I+G+X-M। हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो अपना एग्रीगेट डिमांड भी उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा होगा। सही है। Brazil's economy averaged 3.6% annual growth, peaking at a rate of 7.5% in 2010। बोलता है कि एवरेज में 3.6% से बढ़ती है, लेकिन जो उसका एक पीक का जो रेट आया था जिसमें बहुत ज्यादा उसने ग्रो कर लिया था, वो था 7.5% इन 2010। इट्स करेंसी द ब्राजीलियन रियल सब्सटेंशियली इंक्रीज इन वैल्यू। यानी कि कंटिन्यूअसली हमारे पास एप्रिसिएशन वाला केस आ रहा है। और एप्रिसिएशन से अगर मैं फर्दर इस चीज को लिंक करूं, एक्सपोर्ट को लिंक करूं, तो आप लोग याद करो एप्रिसिएशन में आपको कर्व कैसा बनता था? ऐसे उल्टा जे कर्व बनता था। तो शुरुआत में आपके पास जब एप्रिसिएशन आ रही है और आप क्योंकि रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, तो आपके पास शुरुआत में सरप्लस हो रहा होगा, और ओवरऑल जब तक आप रॉ मटेरियल सेल करते रहोगे तब तक आपके पास सरप्लस होता रहेगा। सही है। तो ये बातें आपने यहाँ पे पॉइंट आउट की। आगे, बाय कंपैरिजन मैक्सिको सॉ लोअर ग्रोथ, पार्टली बिकॉज इट वाज टाइड टू अ फॉल्टरिंग यूनाइटेड स्टेट्स यूएस इकोनॉमी। बोलते हैं मैक्सिको ने स्लाइटली कम ग्रोथ देखी क्योंकि उसका लिंक किसके साथ था? उसका लिंक था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमारे पास हालात तरह से खराब चल रहे। मैक्सिको ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम डीप प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन, फॉर एग्जांपल पुअर एजुकेशन सिस्टम, a rise in violent crimes, deterring tourists and investors। हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, हमारे पास क्राइम रेट बढ़ रहा है, एजुकेशन रेट नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली मैक्सिको का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है? मैक्सिको का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता जा रहा है। आगे, Mexico's economy averaged 2.6% annual growth rate over the past decade। अच्छा, अब हमारे पास ब्राजीलियन रियल कितने से बढ़ रहा था? 3.6% से, जबकि हमारे पास जो मैक्सिको का वो है, करेंसी है, वो सिर्फ 2.6% से बढ़ी है। वाइल इट्स करेंसी मैक्सिकन पेसो फेल स्लाइटली इन वैल्यू। यानी कि आप डेप्रीसिएशन के अंदर चले गए हैं। तो डेप्रीसिएशन जब आपकी करेंसी में हो रहा है तो आपके पास ये वाला ग्राफ बन रहा होगा, जे कर्व, जो एल्फ्रेड मार्शल ने हमें बताया था। अच्छा भाई, आगे। From 2011, it was Brazil's turn to struggle as China's demand for its raw material decreased। बोलता है 2010 2011 के बाद ब्राजील की बारी थी स्ट्रगल करने की, क्योंकि रॉ मटेरियल की डिमांड गिर चुकी थी। तो जब रॉ मटेरियल की डिमांड गिर गई है, आपके पास एक मेजर चंक आपका जाया चले जाएगा। इन 2013 अलोन ब्राजील्स करेंसी डेप्रिसिएटेड बाय मोर देन 10%। बोलता है ब्राजील की करेंसी 10% से डेप्रिसिएट हो गई, यानी कि उसकी वैल्यू 10% से आपके पास गिर चुकी है। The Brazilian government largely wasted boom years investing little in roads and other infrastructure that could have supported its development। बोलता है कि जो इनका बूम का टाइम मिला था, इन लोगों ने उसको वेस्ट कर दिया। जब इन लोगों ने उसको वेस्ट किया, यानी कि जब वो रोड बना सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, स्कूल वगैरह बना सकते थे, वो इन्होंने कहा काम नहीं किया, तो उन्होंने वो टाइम ही वेस्ट कर दिया बूम वाला। In addition, many households borrowed money to finance a consumer boom, including a rapid rise in import of luxuries from the US। बोलता है कि बूम के अंदर लोगों ने क्या गंद किया? बूम के अंदर लोगों ने बोरो करना स्टार्ट कर दिया। किस चीज के लिए? यूएस से लग्जरी आइटम्स मंगवाने के लिए। फॉर एग्जांपल जी, गाड़ी इंपोर्ट करवा रहा हूं मैं, तो मैंने लोन ले लिया। मैं कोई और लग्जरी आइटम मंगवा रहा हूँ तो मैंने लोन ले लिया। एज अ रिजल्ट, सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट इन गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप्ड। हमारे पास जब इंपोर्ट्स बढ़ गई, यहाँ पे देखें, जब हमारे पास इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ गया और हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू एज सच है नहीं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू अपना एज सच है नहीं, जाहिर सी बात है भाई, आपके पास तो फिर ट्रेड डेफिसिट ही होना है ना। आपके पास सरप्लस थोड़ी होगा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डेफिसिट। ठीक है। Meanwhile, the Mexican government used the past decade to significantly strengthen the economy,
इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे बात शुरू हो रही है मैक्सिको। इन लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्चा किया, टेलीकम्युनिकेशन पे खर्चा किया, फाइनेंशियल एनर्जी सेक्टर्स पे खर्चा किया ताकि उनको मोर एफिशिएंट बनाया जाए। Economists now expect the country to grow more rapidly when Mexico's biggest trading partner USA recovers economically। बोलता है कि जब मैक्सिको का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए रिकवर करेगा इकोनॉमिकली तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट मैक्सिको को भी मिल रहा होगा, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो मैक्सिको एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू अ ग्रोइंग यूरोपियन मार्केट। इनकी एक्सपोर्ट्स भी अच्छी खासी यानी कि अब ये सरप्लस में जाना स्टार्ट हो चुके हैं। एट द सेम टाइम Mexico has maintained a relatively small trade deficit that can be financed easily by long-term foreign investment in its companies and in factories। बोलता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड डेफिसिट अभी भी है लेकिन बहुत छोटा सा। और वो इतना छोटा सा ट्रेड डेफिसिट है कि हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट से कवर अप कर सकते हैं, यानी कंपनीज अगर इन्वेस्ट करते हैं या फिर फैक्ट्रीज इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इजीली हम लोग कवर कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बात आपकी चलती हुई आ रही है पूरी की पूरी केस स्टडी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज चेंज इन हाउ मेनी यूएस डॉलर ईच। एक सेकंड जरा रुकिएगा। जी सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है जीडीपी इन ट्रिलियन डॉलर्स के, आपके पास जीडीपी के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं ब्राजील के और मैक्सिको के, ये बात आपको यहाँ पे बताई हुई है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन हाउ मेनी यूएस डॉलर्स ईच करेंसी कैन बाय। यानी कि आप एक करेंसी से आप लोग कितना ज्यादा यूएस डॉलर परचेज कर सकते हैं, मतलब इस तरह का आपके पास एक हिसाब किताब गिवन है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बोलता है यूज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स टू कंपेयर ब्राजील्स इकोनॉमी इन 2013 विद इट्स इकोनॉमी इन 2003। अच्छा, अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि भाई एक बात बताओ कि हमारे पास जो 2003 से लेकर 2013 तक ब्राजील में हुआ है उससे किस तरह पीपीसी डेवलप होगा। यहाँ पे देखते हैं ब्राजील का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने किस पे खर्चा किया, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि उसने कैपिटल गुड पे ज्यादा खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया अपने मुल्क के अंदर। तो जब उसने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की होगी, लॉजिकल सी बात है वो ऐसा राइटवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो ये आपने डायग्राम आपको बनाई, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही बात। अच्छा जी, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है यूजिंग फिगर 1 एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ ब्राजीलियन रियल इन 2013 कंपेयर्ड विद 2004। यानी कि ये जो आपका कर्व आ रहा है ना, ये वाला कर्व आपका आ रहा है ब्राजीलियन रियाल का। सही है, ये वाला जो आपका कर्व चलता हुआ आ रहा है ये आपका है ब्राजीलियन रियाल का। सही है। अब वो बोलता है कि यार एक बात बताओ, ब्राजीलियन रियाल की वैल्यू में क्या इफेक्ट आया है फ्रॉम 2004 टू 2013। सही है, यहाँ पे देखें टू 2013। अच्छा, अब मेरी बात सुने, पहले जब मैं 2004 की बात करूं, मैं यहाँ की बात करूं, मैं यहाँ पे $0 परचेज कर सकता था। अब मैं कितने तकरीबन डॉलर परचेज कर सकता हूँ, अब मैं तकरीबन भी यहाँ पे अगर ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ये कुछ 50 के आसपास या 50 से करीब करीब मैं परचेज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे बताएंगे कि ये अप्रिसिएट हुआ है हमारा जो ब्राजीलियन रियल है वो पहले के मुकाबले में तकरीबन 50%, 49%, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट ऐसे गिवन है कि 25-25 का फर्क है ना। तो 50 के करीब करीब अगर आप आंसर लिखेंगे तो वो आपको मार्क्स दे देगा। तो ये आपका था 2 मार्क का पार्ट बी का 1। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वन पॉसिबल रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिकन पेसो फ्रॉम 2004 टू 2008 शोन इन फिगर 1। बोलता है कि ये आपके पास मैक्सिकन पेसो आ रहा है, तो यार एक बात बताओ, 2004 से लेके कब तक बोला इसने, 2004 से लेके 2008 तक, ये यहाँ तक। बोलता है ऐसा क्या हुआ है आपके पास कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है
और आपके मुल्क के अंदर जो है वो एक अच्छी मामलात वगैरह चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये मैक्सिको की बात हो रही है, सही है, मैक्सिको की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जरा, लास्ट पैराग्राफ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ था कि मैक्सिको के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, मैक्सिको के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी करेंसी के ऊपर अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। वो कहाँ पे बिक रहे हैं, वो बिक रहे हैं यूरोपियन मार्केट के अंदर। प्लस यहाँ पे एक और बात क्या लिखी हुई है, एक छोटा सा डेफिसिट है आपके पास, और उस छोटे से डेफिसिट को हम लोग इजीली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जब आपकी इकोनॉमी पे, जब आपकी एक्सचेंज रेट पे कोई इतनी टेंशन ही नहीं होगी, तो आप क्यों परेशान होगे। स्टेबल ही रेट आपका चलता रहेगा ना, स्टेबिलिटी आपके रेट में आती रहेगी। यहाँ तक कोई मसला किसी को? बताएं। सही है, इसका पार्ट 3 पे आए। With the help of diagrams, explain how the different economic experiences of Brazil and Mexico after 2011 mentioned in the text could explain the changes in currency values shown in figure 1। बोलता है कि मैक्सिको और ब्राजील में जो हमारे पास चेंजेस आई हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर और चीजों की वजह से, तो उससे हमारी करेंसी पे किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, शोन फिगर 1। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बातें लिखी है। सबसे पहले इधर एक बात लिखी हुई थी, ये रही, कि अब ब्राजील की टाइम है स्ट्रगल करने की, क्योंकि चाइना ने आपसे सामान मंगवाना छोड़ दिया है। जब चाइना आपसे सामान मंगवाना छोड़ देगा तो लॉजिकल सी बात है, डिमांड फॉर ब्राजीलियन रियल कम होगी। और जो मैंने आपको कल एक्सचेंज रेट का टॉपिक पढ़ाया था, डिमांड आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे हमें बताएंगे कि आपकी जो ब्राजील है वो डेप्रिसिएट हो रही है, ठीक है। तो ब्राजील को देखो नीचे गिर रही है, यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है। ये सॉरी, हमारे पास किसकी थी ये, मैक्सिको थी, ब्राजील था, हाँ ब्राजील की। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि देखो मैक्सिको के स्मॉल ट्रेड डेफिसिट यानी कि एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स होंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के, तो डिमांड फॉर जो हमारे पास मैक्सिकन पैसो है वो बढ़ेगा, उससे करेंसी अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप उसको बता रहे होंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है, कोई सी भी 2 बातें आप बताओगे डायग्राम के साथ, यहाँ पे आपके पास जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जा आपका जो है ना मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मैक्सिको ने पैसा लगाया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन से, इसकी वजह से आपके पास मल्टीनेशनल मुल्क में आना स्टार्ट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में एफडीआई आना स्टार्ट होगी, तो उससे डिमांड फॉर करेंसी आपके पास बढ़ रही होगी और करेंसी अप्रिशिएट होगी। Explain how the approach of the Mexican government during the past decade is more likely to generate an expansion of the economy than the approach of Brazilian government during this period। बोलता है कि मैक्सिकन गवर्नमेंट और ब्राजीलियन गवर्नमेंट की अप्रोचों में क्या डिफरेंस था, कि मैक्सिकन गवर्नमेंट अब वो कर रही है, ग्रो कर रही है, और ब्राजीलियन गवर्नमेंट की जो है अब बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो वो किस तरीके से आप बताएंगे भाई। यहाँ पे देखो, आपने ये वाला पूरा ग्राफ, पूरा पैराग्राफ देखा कि वो इन चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, जबकि ब्राजील ने किस पे खर्चा किया, इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, यूएसए से माल मंगवा लिया, कस्टमर ने जी लग्जरी गुड्स परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट कोई करी नहीं। और जब जाहिर सी बात है, आप जब पैसा खाते जा रहे हो तो आप कहाँ से इसके अंदर फर्दर आप ग्रो कर पाएंगे। तो आप चीजों को, पोटेंशियल को इंक्रीज करने की तरफ नहीं जा रहे, आप अपनी औकात को बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहे, तो आपको कहाँ से लगता है कि आपकी जो ब्राजील की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। समझ में आई ये बात? तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आप बताएंगे कि जी हाउस हम लोग जो हैं मैक्सिकन गवर्नमेंट रेल रोड पे, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह पे खर्चा कर रहे हैं, कोई मसला? जी साथ बोले। ब्राजील का हाउस होल्ड खर्चा कर रहा था मैक्सिको की गवर्नमेंट। हाँ तो देखो मेरी बात सुनो, जब हम लोग इस फॉर्मूले में एक्स माइनस एम की बात करते हैं ना, हम लोग सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहे, हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब वो इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड भी आ जाता है। तो गवर्नमेंट का मेन रोल नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना, तो उन्होंने नहीं किया ना, ब्राजीली गवर्नमेंट ने किया ही नहीं, तभी तो ये मसले पड़े उनके पास। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, भाई उनकी मर्जी नहीं किया।
आपको सदर बनाते हैं ब्राजील का, फिर आप संभालना जरा। पार्ट डी, identify and evaluate the usefulness of any further information that might be helpful in assessing whether the future prospects of Brazilian and Mexican economies। अच्छा, अब यहाँ पे इसने वो बात पूछी है जो केस में नहीं है। इसने बोला कि यार मैक्सिको में बूम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें, उसने जो आपसे बातें पूछी हैं वो उसने ये बात पूछी है कि केस में क्या चीज और फर्दर होनी चाहिए थी, क्या और इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए थी केस में, जिससे आप यूजफुलनेस निकाल सकते कि यार क्या आपकी ब्राजीलियन इकोनॉमी ग्रो करेगी या फिर आपकी जो है मैक्सिकन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही होगी। तो आपने यहाँ से वो बातें बतानी है जो केस के अंदर नहीं है। आप केस में ढूंढने मत बैठ जाना, क्या लिखा हुआ है, एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन दैट माइट बी हेल्पफुल। फर्दर इन्फॉर्मेशन यानी कि केस में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे और आप बहुत से फैक्टर्स लिख सकते हो। देखो हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट नहीं गिवन, आप इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर सकते हो कि यार हमें ये बताओ कि हमारे मुल्क में महंगाई कितनी थी, हमारे पास मैक्सिको में कितनी महंगाई थी, ब्राजीलियन में कितनी महंगाई थी, ये हमारे पास आप चीजें बता सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यार यूएसए, हम लोग तो एक बात पढ़ते जा रहे हैं ना कि यूएसए का लिंक है मैक्सिको के साथ, क्या हमने ये बात कहीं पे लिखी भी है कि इनका लिंक है क्या। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्राजील और चाइना की बात तो बताई हुई है कि ब्राजील और चाइना लिंक्ड है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, लेकिन कहीं भी आपको ये बात बताई हुई है कि मैक्सिको यूएस के साथ क्यों लिंक करता है। तो आप ये बताओ कि आप ये पूछोगे भाई क्या लिंक है दोनों के बीच में, लिंक बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए। ये बात आप उससे कह सकते हो कि भाई ये वाला लिंक हमें बताओ, ताकि हमें पता चले कि भाई आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आप फिनिश गुड परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बातें हमें नहीं पता हुआ। इसके अलावा हमें यहाँ पे ये तो बताया हुआ है कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में दोनों कंट्रीज का, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि कितने हिसाब से डेफिसिट में। और हमें ये भी नहीं बताया कि यार ये शुरू से डेफिसिट में चल रहा था या फिर अब जाके डेफिसिट में आया है या क्या मामला है। भाई उसने सिर्फ ये बातें पूछी हुई हैं कि आपके कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन केस में एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी जिससे आपको फर्दर हेल्प मिल जाती। हमारे यहाँ पे उसने इन्फ्लेशन की बात नहीं की हुई, तो आपको मैंने वो बताया कि आप इन्फ्लेशन से लिंक करो, महंगाई कितनी आ रही है, पिछले साल से अब तक कितनी महंगाई है, ये बातें आप उसके अंदर करेंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट भी आपको मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रही हैं, गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसी रही है या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी रही है, गवर्नमेंट करना क्या चाह रहा है। तो ये सारी बातें आपको मैंने चार बातें बताई, कोई सी भी तीन आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करोगे आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। कोई मसले वाली बात इस पूरी केस स्टडी के अंदर, समझ गए। बताएं भाई, क्लियर है। 20 मार्क आप उठा सकते हैं। आप तो भाई पूरे के पूरे 60 मार्क उठा उठा सकते हो, आपसे किसी का मुकाबला थोड़ी है। आप तो 60 मार्क उठा सकते हो आराम से। चलो यहाँ पे आओ, सेक्शन बी। हाँ, बोर्ड हो आप। सेक्शन बी को देखना जरा। अच्छा, एक बात मैंने आप लोगों को शुरू से बताई हुई, कभी भी आप सेक्शन बी जब अटेम्प्ट करते हैं, आप सेक्शन सी भी आ गया आपका, जब भी आप सेक्शन बी का कोई दो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो पहले हमेशा पार्ट बी पढ़ा करो फिर पार्ट ए पे आया करो, क्योंकि यहाँ पे दोनों का लिंक चल रहा होता है। पार्ट ए बोलता है डिस्कस हाउ यूजफुल गवर्नमेंट माइट फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन सेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। सही है, यूजफुलनेस ऑफ पीडी एंड वाईडी फॉर गवर्नमेंट। पार्ट ए बोलता है explain how economists measure the way in which demand for a good changes when income changes, and with the help of diagram why some goods are classified as inferior goods। सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सीधी सी एक बात पूछी हुई कि यार हमारे पास एक बात बताओ कि जब भी इनकम चेंज होगी तो डिमांड में क्या अफेक्ट आएगा, और वाई सम गुड्स आर क्लासिफाइड एज इंफीरियर गुड। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको क्योंकि इनकम से लिंक कर रहा है क्वेश्चन, तो वाई डी एक्सप्लेन करने के आपको मार्क्स मिलेंगे। वाई डी को आपने एक्सप्लेन करना है, आपने इसकी वैल्यूज बतानी है, प्लस आपने इसका फॉर्मूला बता दिया। तो ये आपका हो गया आंसर स्टार्ट, ये आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई,
आप यहाँ पे फर्दर बोलेंगे जी अब फॉर्मूला कैन रिजल्ट इन थ्री डिफरेंट वैल्यूज व्हिच कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इलास्टिक, इनइलास्टिक और इंफीरियर गुड, सॉरी नॉर्मल, इंफीरियर और नेसेसिटी गुड। सही है। अब यहाँ पे अपने आपने आंसर आंसर को स्टार्ट किया, आपने नॉर्मल गुड के बारे में थोड़ा सा बताया कि नॉर्मल गुड हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल गुड का क्या हिसाब, बस डेफिनेशन देनी है, उसको लंबा एक्सप्लेन नहीं करना, नॉर्मल गुड को आपने सिर्फ डिफाइन करना है, क्योंकि मेन फोकस उसका किसके ऊपर है, मेन फोकस उसका है इंफीरियर गुड के ऊपर, इंफीरियर गुड के ऊपर उसका मेन फोकस है। सही है। अब जब आप इंफीरियर गुड को आप बताओगे, आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि यार इंफीरियर गुड क्या होता है, नॉर्मल इलास्टिक नहीं बताना ना, नहीं बस आइडेंटिफाई कर देना कि यार ये भी कोई चीज होती है, बताना मत उसको बैठ के। अच्छा, आपने इंफीरियर गुड को बनाया, आपने प्रॉपर डायग्राम बनाई, आपने प्रॉपर उसकी लेबलिंग की और आपने उसको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आपको 8 मार्क इजी मिल जाएंगे। ठीक है। अब पार्ट बी पे आओ। पार्ट बी बोलता है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी एंड वाईडी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या यूजफुलनेस है फॉर पीईडी एंड वाईडी। इधर आओ। पीईडी तो आपने ऊपर नहीं बताया, सही है, आपने पीईडी को ऊपर नहीं बताया, सबसे पहले तो आपने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताने। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू मैक्सिमाइज वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, और सबको बेनिफिट देना, मेरिट गुड बनाना, पब्लिक सर्विसेज देना, ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। सही है। अच्छा, उसके बाद आप जाएंगे यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट एंड यूजफुलनेस ऑफ वाईडी फॉर गवर्नमेंट। पीईडी के अंदर जो मैंने आपको पूरा शुरू में बताया था कि आपको पता होगा कि किस गुड के ऊपर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने और किस गुड को आपने देनी है सब्सिडी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में कंपटीशन गोरा ना करे, मतलब मैं बाहर से इंपोर्ट ना करवाऊं, तो बाहर का जो गुड मेरे पास होगा वो तो लग्जरी गुड होगा ना। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि लग्जरी गुड्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दे, क्योंकि मैं बाहर से फिर इंपोर्ट नहीं करवाऊंगा। अगर कोई नेसेसिटी गुड है, मेडिसिन वगैरह है, उसको आप दे दो सब्सिडी। अगर इस तरह का नेसेसिटी गुड है, हैबिट फॉर्मिंग यानी कि शराब सिगरेट वगैरह है, उसमें लगाओ इनडायरेक्ट टैक्सेस ताकि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो। ये सारी बातें आपने यहाँ पे डिस्कशन में करनी। वाईडी को आप लिंक करेंगे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल के साथ, और जब आप इकोनॉमिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे, आप फर्दर बूम और रिसेशन को टारगेट करेंगे, बूम और रिसेशन को आप टारगेट करेंगे, प्लस यहाँ पे आप वही वाली बातें बताएंगे कि यार बूम में गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा सकता है, कि बूम में आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा दो, रिसेशन में आप रिग्रेसिव टैक्सेस कम कर दो, किसके ऊपर, नेसेसिटी गुड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल ऑयल के ऊपर आपने रिग्रेसिव टैक्सेस कम कर दिए, आपने जी मेडिसिन पे कम कर दिया, आटे के ऊपर कम कर दिए, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, ब्रांडेड गुड्स हो गए, एयरलाइन टिकट्स हो गई, होटल्स हो गए, इनके ऊपर बढ़ाओ जीएसटी, ताकि क्योंकि वो तो सिर्फ अमीर बंदा अफोर्ड कर रहा है ना, गरीब बंदा तो खा नहीं सकता वहां पे, तो अमीर बंदे की जेब से पैसे निकालो। अब वो जब पैसे निकालोगे तब क्या काम होगा, गवर्नमेंट का एम होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो हम जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहे हैं। अब वो एक्सप्लेन करो क्या होता है। सही है, इन चीजों को साथ साथ लिंक करो और प्रॉपर डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन कौन जीतेगा, जो मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है, हमेशा पीईडी और वाईडी की जंग में पीईडी आपका जीत रहा होगा, क्योंकि वही आपके पास ड्रॉबैक्स आ रहे होते हैं। आ, हाँ, लॉरेंस कर्व की एग्जांपल दे सकते हैं, लॉरेंस कर्व की। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पीईडी क्यों जीतेगा भाई, क्योंकि पीईडी के अंदर हमारे पास प्राइस लेवल आंखों के सामने होती है, हमें पता होता है कि हमारे गुड के नेचर इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, हमें पता है सब्सिट्यूट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, क्या है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसीज लगा सकती है। लेकिन वाईडी क्यों हार्मफुल है, क्योंकि ये सारी बातें अपने पास, टैक्स इवेजन, सही है, लोग अपनी इनकम छुपा देते हैं, इनकम हाइड करते हैं, सही है, टैक्स अवॉइडेंस, इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपको पूरी एक टीम बिठानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको टाइम लगेगा, जिसके लिए आपको पैसा लगेगा, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स में लिख रहे होगे, कोई मसले वाली बात। क्लियर है। इसका भले स्क्रीनशॉट ले लें भाई, कि मैं ये पेज डिलीट कर देता हूँ फिर तो गुम हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए।
थ्री का बी बोलता है डिस्कस व्हाई मेरिट गुड्स आर अंडर सप्लाइड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। चलो, थ्री का बी बोलता है discuss why merit goods are undersupplied in a free market economy and consider the effectiveness of one policy to deal with this problem। अब यहाँ पे इस सवाल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या था कि अंडर सप्लाई क्यों होते हैं, दूसरा पार्ट क्या है कि एक पॉलिसी बता दो जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। सही है, तो इस तरीके से 4 मार्क इसके अंदर डिवाइड हुए हैं, 4 मार्क इसके डिवाइड है, 4 मार्क इसके डिवाइड है, और 4 मार्क आपके पास कंक्लूजन के डिवाइड हुए हैं। अब यहाँ पे है पार्ट ए पे। Using examples, explain the difference between merit good and public good. Explain the difference between merit good and public good and show why it is possible for profit to be made in the supply of one of these types of goods but not the other। अच्छा जी, बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन मैरिड गुड एंड पब्लिक गुड एक्सप्लेन करो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो कुछ भी नहीं है भाई, मैरिड गुड वर्सेस पब्लिक गुड। सही है। अच्छा, अब बात सुने। पहली बात तो ये कि जो आपका पार्ट बी है ना, वो भी किसके साथ लिंक है, मैरिड गुड के साथ। पार्ट ए भी किसके साथ लिंक है, मैरिड गुड के साथ। तो फजूल की लंबी पार्ट ए में मत करना, वरना पार्ट बी में कंटेंट नहीं बचेगा। सही है, तो यहाँ पे आए। मैरिड गुड को आपने बस लिमिटेड रखना है, यहाँ पे इतना ज्यादा आपने नहीं बताना, आपने लिमिटेड नॉलेज बतानी है ताकि आप पार्ट बी के लिए उसको बचा सके। अब मैरिड गुड के अंदर आपने क्या बताना है जी, मैरिड गुड के अंदर आप बताएंगे यार ये बेनिफिशियल गुड होता है सोसाइटी के लिए, और ना ये बड़ा अच्छा गुड होता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। और लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना ये गुड होता है अंडर कंज्यूम्ड। फिर आप यहाँ पे इसकी डायग्राम बना देंगे डिमांड डिक्रीज वाली। सही है, और इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आपको मिल गए, पीछे के 3 मार्क मिल गए तकरीबन, समझ लें। पब्लिक गुड पे आए। पब्लिक गुड भाई नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। सही है, नॉन राइवलरस, नॉन रिजेक्टेबल, ये बातें आपने उसको बताई। सही है, नॉन एक्सेप्टेबल और नॉन रिजेक्टेबल और ये सारी चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे 3 मार्क आपके अलग साइड में हो गए, आपके पास पीछे रहेगा 2 मार्क। वो 2 मार्क किस चीज के हैं, why one of these goods is supplied in a free market economy but not the other। फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर बेटा हमारे पास क्या मामला हो रहे होते हैं, हमारे पास मतलब प्रॉफिट टू बी मेड इन वन ऑफ दीज गुड्स। हमारा प्रॉफिट सिर्फ किस में बन रहा होता है, मैरिड गुड के अंदर। पब्लिक गुड के अंदर हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा होता, इसीलिए हमारे पास प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक गुड को प्रोड्यूस नहीं करता, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, मुफ्तखोरी। इस मुफ्तखोरी की वजह से पब्लिक गुड को कभी भी प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। कोई मसला यहाँ तक। टीवी के ऊपर आए। थ्री बी में वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब ऊपर उसने क्या पूछा था, मैरिड गुड के बारे में बताओ। नीचे क्या लिखा हुआ है, वाई मैरिड गुड्स आर अंडर सप्लाइड। अंडर सप्लाइड का मतलब कि जब मैंने पीछे 3A के ना डायग्राम किसकी बनाई थी, 3A में मैंने डायग्राम बनाई थी डिमांड कम होने वाली। तो यहाँ पर मैं किसकी डायग्राम बनाऊंगा, 3B में मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा सप्लाई कम होने वाली। तो मैंने उसको मिक्सअप तो नहीं किया आंसर को, अलग अलग कंटेंट लिख रहा हूँ वापस से। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यार मैरिड गुड के अंदर पता है क्या होता है, सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट टू द सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। ये बातें आपने बताई, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या लेके आ जाओगे, लैक ऑफ नॉलेज। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में बता दो थोड़ी सी क्या होती है। सही है, एसिमेट्रिक इन्फो। लैक ऑफ नॉलेज की बात आपने की, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम। अंडर कंज्यूम होंगे तो बनेंगे कम, अंडर प्रोड्यूस होंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम लग रहे होंगे, अंडर एलोकेटेड, जिसकी वजह से हमारे पास ये गुड जो है अंडर सप्लाइड की आप डायग्राम बनाएंगे और आप सप्लाई को कम करके दिखा दोगे। डायग्राम आपने एक्सप्लेन की, 4 मार्क आपके साइड में हो गए। आगे लिखा हुआ था एक्सप्लेन या कंसिडर वन पॉलिसी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं किसके बारे में लिख रहा होता, एडवर्टाइजिंग के बारे में, क्योंकि मेरे पास कंटेंट काफी सारा है यहाँ पे।
आप बोलोगे जी आपकी डिमांड बढ़ रही है या आपके पास नॉलेज आ रही है, सही है, लेकिन इसकी बेनिफिट्स भी आप लिखेंगे, आप इसके ड्रॉबैक्स भी लिखेंगे, कॉस्टली होती है और ये सारी बातें। आप चाहो तो आप सब्सिडी की बात कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सब्सिडी के अंदर आप सप्लाई को इंक्रीज करके दिखा दो, डायग्राम जब आप बनाएंगे सब सप्लाई को इंक्रीज करके दिखा दें, उसको एक्सप्लेन करें, आपकी मर्जी है। कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा, यानी कि इवैल्यूएशन में मैं ये बातें लिख रहा हूँ कि यार मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉलिसी है वो है एडवर्टाइजिंग। क्योंकि असल फसाद की जड़ क्या है, असल फसाद की जड़ होती है लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास सही तरीके से नॉलेज नहीं होती, तभी तो लोग इसके बेनिफिट को यूज नहीं करते ना। अगर लोगों के पास नॉलेज आ गई, नॉलेज किससे आएगी, एडवर्टाइजिंग से आएगी। जब लोगों के पास नॉलेज आएगी, लोग इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लोग इसको देखेंगे। जब लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होगी, सही है। तो इसलिए बेस्ट पॉलिसी अपने पास कौन सी होती है, एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन however, there are a few policies as well that government needs to consider. For example, subsidies, state provision, मैक्सिमम प्राइस। एग्जाम्पल्स देना, बस प्रॉपरली उसके पीछे मत पड़ जाना, बोलना कि और भी पॉलिसीज होती हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, कुछ पूछना है तो पूछें। और क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जी, पार्ट बी, discuss the advantages and disadvantages to an economy of fall in that economy's terms of trade and consider whether the overall effects are likely to be beneficial। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस गिर रही है और आपकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, यानी कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जाने का खतरा है, या हो रहा है, डेफिसिट में जा रहा है, सही है। जाते हैं पार्ट ए पे, देखते हैं। Explain how a declining exchange rate and a high rate of inflation in an economy might affect the economy's terms of trade। अब यहाँ पे वापस से दो बातें आ गई हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से आपका क्वेश्चन डिवाइड हो रहा है, ये रहा, टू एन इकोनॉमी ऑफ अ फॉल इन द इकोनॉमी, सॉरी पार्ट है, ये रहा। 4 मार्क इसके, 4 मार्क इसके, सही है। अब यहाँ पे देखें, पहले वो आपसे कहता है कि आपके मुल्क में आ रही है डिक्लाइनिंग एक्सचेंज रेट, आपका एक्सचेंज रेट गिर गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, सबसे पहले तो आपने उसको बताना है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, सही है जी। अच्छा, फिर आपने उसको बताना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। आपने टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, सही है। अब बोलता है एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो गया, पहली बात। जब बेटा आपका एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस गिर जाएगी। जब आपका एक्सचेंज रेट गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस गिर जाएगी। और जब एक्सपोर्ट प्राइस गिरेगी, तो आपने इसको प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन करना है, आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बताना है कि एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी, इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका फॉर्मूले के हिसाब से गिरेगा। दूसरी बात क्या बोलता है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि इसकी वजह से हमारे पास एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा, तो इससे क्या होगा भाई, हमारे पास इससे हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्मूले के हिसाब से हमारी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है और लोगों को इम्पोर्टेड गुड पहले के मुकाबले में सस्ता नजर आएगा, तो इम्पोर्ट प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इम्पोर्ट प्राइस कम होगी, एक्सपोर्ट प्राइस आपके पास बढ़ रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फेवरेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। इसका पार्ट बी बोलता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताएं टू एन इकोनॉमी ऑफ अ फॉल इन दैट इकोनॉमीज टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कंसिडर वेदर दी ओवरऑल इफेक्ट्स आर लाइकली टू बी बेनिफिशियल। टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका गिर रहा है, जो मैंने आपको बताया है कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है, इंपोर्ट प्राइस आपके पास बढ़ रही है और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट में जा रहा है, सही है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, देखिए इसके अंदर आपके पास बहुत से चीजें आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि जब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस गिरना स्टार्ट हो गई है। ये 4 का बी है। आपकी जब एक्सपोर्ट प्राइस गिरना स्टार्ट होगी, उससे आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट होगा।
एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, आपका एक्स बढ़ रहा है। जब आपका एक्स बढ़ेगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़ेगा ना, और जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उससे हमारे पास क्या होगा, आपने यहाँ पे डायग्राम बना दी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज वाली, डायग्राम बनाओ एडी इंक्रीज वाली। और जब हमारे पास एक्सचेंज रेट गिर रहा है यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट्स पहले के मुकाबले में एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जब इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगी हमारी इंपोर्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगी, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, वापस से एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसको लिंक करेंगे डायग्राम के साथ, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जा रहे होंगे ड्रॉबैक्स के ऊपर कि यार आपको रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव पड़ेगा, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव पड़ेगा। आपको अगर महंगा इंपोर्ट मंगवा लिया तो उससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप बात करेंगे मार्शल लर्नर कंडीशन के ऊपर, जे कर्व वाली बात करेंगे, ठीक है। और फिर जब इवैल्यूएशन की आप बात करोगे, इवैल्यूएशन के अंदर आप कहेंगे कि यार जो डेप्रिसिएशन होता है शॉर्ट रन के अंदर हार्मफुल होता है, क्योंकि आपके पास अगर डिमांड इनलास्टिक और वो सारी बातें, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जाके ये काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है और आपके लिए काफी ज्यादा एक फायदेमंद चीज साबित होती है कि कंपटीशन बढ़ जाता है और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं।